Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in lecture number 5 of UHS, NUMS, ETA, MDCAT, Biology Preparation. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें हमने बात करनी है सेल सिग्नलिंग के हवाले से। सेल सिग्नलिंग का टॉपिक बेसिकली ये नम्स के सिलेबस में गिवन है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि सेल सिग्नलिंग में हम जिन चीज़ों का जिक्र करेंगे वो आप यूएचएस के सिलेबस में भी मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर उन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ते हैं। तो इस वजह से ये कोई ऐसा डिफरेंट टॉपिक नहीं है कि जो सिर्फ नम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है और यूएचएस में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दोनों के लिए इसकी सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये बाकायदा एक टॉपिक के तौर पर नम्स के सिलेबस में जो एक यूनिट है सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है। आज के लेक्चर में इसके बाद हमने बात करनी है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। बिल्कुल इस टॉपिक के अंदर भी हम जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट और इसके साथ साथ ऑस्मोसिस के डिफरेंट फिनोमेनॉन्स हैं। और इसके साथ साथ हमने मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिस्कस करनी है, और इस मूवमेंट को दरअसल ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो इस तरह से ऑस्मोसिस का इवेंट भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये हमारे आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर के एंड तक इन चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो बाकायदा लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेल सिग्नलिंग। देखिए, सेल सिग्नलिंग बेसिकली इट रेफर्स टू द गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने देखा होगा कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस की ट्रांसमिशन होती है। स्पेशली ये जो मैसेजेस की ट्रांसमिशन है, इसकी जरूरत उस वक्त पेश आती है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई स्टिमुलस रिसीव करता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है। आपने ये प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म की एक कॉमन प्रॉपर्टीज के तौर पर जरूर पढ़ी होगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेंसिटिविटी और इरेटेबिलिटी। तो ये सेंसिटिविटी या इसे इरेटेबिलिटी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कोई स्टिमुलस रिसीव करता है और उस स्टिमुलस को अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की जो प्रॉपर्टी है, दरअसल इसी प्रॉपर्टी को सेंसिटिविटी कहा जाता है। तो स्टिमुलस क्या चीज होती है? स्टिमुलस कोई भी ऐसा चेंज जो उसके आउटर या इनर एनवायरनमेंट में डेवलप हो। किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर या इनर एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज डेवलप होता है, दैट चेंज इज नोन एज स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस को जो रिएक्ट करता है ऑर्गेनिज्म, दैट रिएक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। तो इस तरह से द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट स्टिमुला इज नोन एज सेंसिटिविटी और इरेटेबिलिटी। तो ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। और जब भी एक ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, तो ऐसी सूरत में उसकी बॉडी के अंदर सिग्नल्स की ट्रांसमिशन भी होती है, यानी उसके सेल सिग्नलिंग का मुजाहरा करते हैं। मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। तो इस वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड सिग्नलिंग, तो उसका आंसर क्या होगा कि ऑल सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू देयर एनवायरनमेंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ये सेंसिटिविटी या इरेटेबिलिटी को शो करेंगे तो उस वक्त सिग्नलिंग शो करते हैं। एंड दिस सिग्नलिंग इज मेड पॉसिबल by means of a complex range of signaling pathways which coordinate the activities of the cell। तो जब भी ये सिग्नलिंग परफॉर्म होगी, वैरायटी ऑफ पाथवेज इस सिग्नलिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इन वैरायटी ऑफ पाथवेज के जरिए सेल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। इवन इफ दे आर लार्ज डिस्टेंस अपार्ट इन द सेम बॉडी, उस वक्त भी ये सिग्नलिंग परफॉर्म होगी।
चाहे आपके ब्रेन से आपके पांव तक कोई सिग्नल ट्रांसमिट होना हो, या फिर इसी तरह से बॉडी के किसी एक दूर दराज हिस्से से किसी दूसरे दूर दराज हिस्से के अंदर ये सिग्नल ट्रांसमिट होना हो, तो हमेशा ये सिग्नल का ट्रांसमिशन जब भी एक ऑर्गेनिज्म कोई स्टिमुलस रिसीव करता है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हुए ये सिग्नल की ट्रांसमिशन टेक प्लेस होती है। बेसिक आइडिया जो है सिग्नल की ट्रांसमिशन के अंदर या सिग्नलिंग पाथवे में जो बेसिक आइडिया इन्वॉल्व होता है वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप आप देखिए कि रिसीविंग अ स्टिमुलस और सिग्नल, देन ट्रांसमिटिंग अ मैसेज एंड मेकिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स मिलकर सिग्नल की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं या सिग्नलिंग पाथवे का ये पार्ट बनते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि एक एप्रोप्रिएट रिसेप्टर के जरिए कोई स्टिमुलस यानी कोई सिग्नल रिसीव हुआ है बॉडी को, और उसके बाद फिर इस रिसेप्टर के जरिए उसकी ट्रांसमिशन हुई है किसी टारगेट के ऊपर, और फिर वो जो टारगेट दैट इज एक्चुअली एन इफेक्टर, वहां से कोई एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हुआ है। तो ये आपको बेसिक आइडिया दिया है एक सिग्नलिंग पाथवे के अंदर। तो आपने यहां पे महसूस किया होगा कि ये कोई नई बात नहीं है, आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं इस चीज से। ये चीजें आप ऑलरेडी नर्वस कोऑर्डिनेशन में या केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप ये ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके होंगे। तो दरअसल इसी चीज को सेल सिग्नलिंग कहा जाता है। देखिए, किसी सिग्नलिंग पाथवे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि जो डिस्टेंस किसी सिग्नल ने ट्रेवल करना होता है ना, वो कोई शॉर्ट भी डिस्टेंस हो सकता है, यानी बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन विद इन द सेम सेल कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो डिस्टेंस जो सिग्नल ने कवर करना होता है, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर वो जो सिग्नल है वो बाय मींस ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट हो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर जैसे अगर आप प्लांट्स की बात करें तो फ्लोएम के जरिए उसकी ट्रांसमिशन हो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इस तरह से ये जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है बॉडी के किसी एक हिस्से से किसी दूसरे हिस्से में, ये सिग्नल का जो ट्रैवल है वो बहुत शॉर्ट भी हो सकता है, यानी वो विद इन द सेम सेल भी वो ट्रांसमिशन हो सकती है, और वो एक बॉडी पार्ट से किसी दूसरे बॉडी पार्ट में बाय मींस ऑफ ब्लड जैसे कि एनिमल्स में, या फिर बाय मींस ऑफ फ्लोएम जैसे कि प्लांट्स के अंदर ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह से एक और कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखिए कि सिग्नलिंग इंक्लूड्स बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इवेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर। आप देखिए, अभी हम जब डिटेल में बात करेंगे सेल सिग्नलिंग की तो आपको किसी जगह पर नजर आएगा कि ये जो सेल सिग्नलिंग है ये किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर मुश्तमिल है, और कहीं पर आपको ये नजर आएगा कि ये किसी केमिकल सिग्नल पर मुश्तमिल है, और सम टाइम ये दोनों के इंटरेक्शन से ये सिग्नलिंग डेवलप होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम नर्वस या केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो वहां पर आपको ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों तरह के सिग्नल्स नजर आते हैं। देखिए, किसी भी टिपिकल सिग्नलिंग पाथवे में मॉलिक्यूल्स मस्ट क्रॉस और इंटरेक्ट विद द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। असल में देखिए, ये टॉपिक हम सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट की हेडिंग के अंदर इसी वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि सिग्नलिंग पाथवे के अंदर लाजमी तौर पर सेल सरफेस मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है। तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये सिग्नलिंग का जो कंसेप्ट है बिल्कुल अधूरा है। तो आपने ये याद रखना है कि किसी भी सिग्नलिंग पाथवे में सेल सरफेस मेम्ब्रेन जरूर इन्वॉल्व होती है। अभी हम जो डिफरेंट पाथवेज को एक्सप्लोर करते हैं उसमें आपने ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन के रोल को जरूर आइडेंटिफाई करना है कि सिग्नलिंग पाथवे में सेल सरफेस मेम्ब्रेन का क्या रोल है। देखिए, एक टिपिकल सिग्नलिंग पाथवे ये कुछ इस तरह से हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहला जो स्टेप आपको यहां पे नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, उसमें आप देख रहे हैं कि सिग्नल अराइव्स एट द प्रोटीन रिसेप्टर इन अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये एक प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल है विच इज हाईली स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिग्नल। तो जिस सेल के पास ये पर्टिकुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वही सेल इस सिग्नल को रिसीव कर पाएगा, अदरवाइज बाकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इस सिग्नल को रिसीव नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये सिग्नल एक पर्टिकुलर सेल को ही अफेक्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले सिग्नल अराइव्स एट अ प्रोटीन रिसेप्टर इन अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा कि द सिग्नल ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ द रिसेप्टर। ये जो आप रिसेप्टर देख रहे हैं इस रिसेप्टर की शेप में एक चेंज इंड्यूस करेगा जैसे ही सिग्नल इसके साथ अटैच करता है। ये सिग्नल कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी हो सकती है या ये सिग्नल कोई केमिकल स्टिमुलस भी हो सकता है। जैसे ही ये स्टिमुलस इस रिसेप्टर के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो ऐसी सूरत में इस रिसेप्टर प्रोटीन की शेप के अंदर चेंज आएगा, और उस चेंज का रिजल्ट क्या आएगा? द चेंजिंग द शेप ऑफ द रिसेप्टर अलाउज इट टू इंटरेक्ट विद द नेक्स्ट कंपोनेंट
ऑफ द सिग्नल पाथवे। और वो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है सिग्नल पाथवे का, वो आप देख रहे हैं कि ये एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड जी प्रोटीन। तो ये जी प्रोटीन के साथ इस रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है। दोबारा देखिए कि ये आपको पाथवे कुछ इस तरह से बताया कि सबसे पहले सिग्नल ने रिसेप्टर प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करना है। रिसेप्टर प्रोटीन कहां पर मौजूद होगी, सेल सरफेस मेम्ब्रेन में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन का यहां पर रोल परफॉर्म हो रहा है। तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन एक्चुअली कंटेन्स द रिसेप्टर दैट एक्चुअली रिसीव्स द सिग्नल। तो ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन दरअसल रिसेप्टर प्रोटीन है। और जब ये रिसेप्टर प्रोटीन सिग्नल के साथ इंटरेक्ट कर लेती है तो इसकी शेप के अंदर चेंज आता है, और चेंज इन द शेप ऑफ दिस रिसेप्टर एक्चुअली एक्टिवेट्स अनदर प्रोटीन नोन एज जी प्रोटीन। इसको जी प्रोटीन का नाम इस वजह से दिया गया है कि इस प्रोटीन के साथ एक मॉलिक्यूल है जीटीपी। ये जीटीपी इसके साथ एसोसिएटेड होता है। जीटीपी आप जानते हैं ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ये एक एटीपी का, ये यूं समझ लें कि एक उसी का एक अल्टरनेटिव मॉलिक्यूल है, या उसका एक एनालॉग आप समझ लें। स्ट्रक्चरली उससे डिफरेंट है और किसी हद तक फंक्शनली ये उस जैसा है, क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो जीटीपी है ये इस जी प्रोटीन के साथ चूंकि एसोसिएटेड होता है, इस वजह से इस प्रोटीन का नाम जी प्रोटीन यहां पे लिया जा रहा है। बहरहाल जैसे ही ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो इस जी प्रोटीन की एक्टिवेशन से होगा क्या कि ये दरअसल जी प्रोटीन एक स्विच के तौर पर एक्ट करेगी। जी प्रोटीन एक्ट एज अ स्विच टू ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सेकंड मैसेंजर बाय एक्टिवेटिंग अनदर मेम्ब्रेन एंजाइम। आप देख रहे हैं कि ये जो जी प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन में मौजूद एक और एंजाइम को एक्टिवेट करने जा रही है, और जब ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, ये मेम्ब्रेन एंजाइम एक्टिवेट होगा, तो अपॉन एक्टिवेशन दिस एंजाइम विल जनरेट अनदर मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज सेकंड मैसेंजर। जैसे सेकंड मैसेंजर की एक काइंड आपने जरूर सुनी होगी, सेकंड मैसेंजर की एक टाइप है साइक्लिक एएमपी। तो ये जो एंजाइम साइक्लिक एएमपी फॉर्म करता है, इस एंजाइम को कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है कि ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक एएमपी। तो इस तरह से ये जो साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल है इट एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर। ना सिर्फ ये साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर का रोल प्ले करता है, सेकंड मैसेंजर से यहां पर मतलब यह है कि जो फर्स्ट मैसेंजर था वो तो ये सिग्नल था। ये सिग्नल कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकता है और ये कोई केमिकल सिग्नल यानी कोई हार्मोन भी हो सकता है। तो बहरहाल जो फर्स्ट मैसेंजर है वो ये सिग्नल है जो सेल मेम्ब्रेन ने रिसीव किया है। और जबकि उसके बाद अब जो फर्दर यहां पर मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है विद इन द सेल मेम्ब्रेन के जरिए, इस मॉलिक्यूल को हमने सेकंड मैसेंजर का नाम दिया क्योंकि आगे जो मैसेज को कन्वे करना है वो इस सेकंड मैसेंजर ने कन्वे करना है। तो साइक्लिक एएमपी सिर्फ ये एक ही सेकंड मैसेंजर नहीं है, बल्कि many different kind of second messenger molecules can be made in response to one receptor molecule being stimulated। तो इस तरह से आप देखें कि ये एक दफा ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल ये स्टिमुलेट करता है, तो इस एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल के स्टिमुलेट करने के बाद समटाइम मोर देन वन टाइप ऑफ सेकंड मैसेंजर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। और फिर ये जो सेकंड मैसेंजर्स हैं ये आगे चलकर एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप मजीद एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करते चले जाते हैं और इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के जो सेकंड मैसेंजर्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। ये जितने भी एक्टिवेटेड एंजाइम्स आप देख रहे हैं ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली सेकंड मैसेंजर्स। तो ये क्या वजह है इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप मजीद सेकंड मैसेंजर्स की फॉर्मेशन क्यों हो रही है? सो एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स एन एम्प्लीफिकेशन या मैग्निफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। यानी एक्चुअली देखो यहां पर जो एक सिग्नल रिसीव हुआ था तो उसकी इंटेंसिटी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वो जो लेस इंटेंस सिग्नल था वो यहां पर एम्प्लीफाई हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे ये मजीद जो सेकंड मैसेंजर्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं तो उनका नंबर एक्चुअली बढ़ता जा रहा है और वो जो सिग्नल था ओरिजिनल सिग्नल वो एम्प्लीफाई होता जा रहा है, उसकी मैग्निफिकेशन होती जा रही है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है इंक्रीज होती जा रही है। तो इस वजह से ये सीरीज ऑफ इवेंट यहां पर परफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, ये जो सेकंड मैसेंजर है टिपिकली एक्टिवेट्स एन एंजाइम व्हिच इन टर्न एक्टिवेट्स फर्दर एंजाइम इंक्रीजिंग द एम्प्लीफिकेशन एट ईच स्टेज। तो ये जो चीज मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन की, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये एम्प्लीफिकेशन होती जाएगी और सिग्नल आगे ट्रांसमिट करता जाएगा। एंड फाइनली एन एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड व्हिच ब्रिंग्स अबाउट द रिक्वायर्ड चेंज इन द मेटाबॉलिज्म। यानी वो जरूरी नहीं है कि मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई चेंज ही उससे इंड्यूस हो, बल्कि
कोई सीक्रेशन टाइप की एक्टिविटी भी कंट्रोल हो सकती है, या फिर न्यूक्लियस में जाकर ट्रांसक्रिप्शन को ये एंजाइम अल्टर कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर सकता है, या फिर उसको इनएक्टिवेट कर सकता है। और इसी तरह से सम सेल्स जो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो उनकी वो मूवमेंट उसके जरिए स्टैब्लिश होती है। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं वो डेवलप होंगे। तो ये जो होल सीरीज ऑफ इवेंट आपने ऑब्जर्व किए हैं ना, इस सारे सीरीज ऑफ इवेंट को सिग्नलिंग कैस्केड कहा जाता है। दिस इज नोन एज सिग्नलिंग कैस्केड, series of events in which variety of second messengers are produced step by step, या series of events by which signal is amplified step by step is known as signaling cascade। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल सिग्नल फाइनली ये रिस्पॉन्स तक कन्वर्ट हुआ है, दिस होल phenomenon, this whole process is known as signal transduction। इस पूरे प्रोसेस को सिग्नल ट्रांसडक्शन कहा जाता है। अच्छा, ये जो अभी आपको मैंने एक टिपिकल सिग्नल पाथवे बताया, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो सिग्नल पाथवेज की एग्जांपल्स कहलाएंगी। सो beside examples involving second messenger, there are 3 other basic pathways in which receptor can alter the activity of the cell। तो ये फर्दर जो पाथवेज हैं वो किस तरह के होंगे, जैसे उसकी एक एग्जांपल है कि ओपनिंग एन आयन चैनल रिजल्टिंग इन अ चेंज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे आपको याद होगा कि ये आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जब अक्रॉस द सिनेप्स इंपल्स की ट्रांसमिशन पड़ी होगी तो वहां पर आपको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रिसेप्टर्स नजर आए होंगे। तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रिसेप्टर्स हैं ये इसी तरह के एग्जांपल्स हैं कि जब ये यहां से कोई न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, तो वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रिसेप्टर के ऊपर आकर बाइंड करता है, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रिसेप्टर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोडियम आयन चैनल। तो जैसे ही इस रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग होती है तो वो जो सोडियम आयन चैनल है वो ओपन हो जाएगा और सोडियम आयंस की मूवमेंट टेक प्लेस होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से वो इंपल्स जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रैवल कर रही थी अब वो आगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये इस तरह से भी एक सिग्नल पाथवे आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक और सिग्नल पाथवे आपको इस फॉर्म में नजर आएगा कि एक्टिंग डायरेक्टली एज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। जैसे इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो इस नेचर के होते हैं। देखिए हमारे वो सेल्स जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं उन सेल्स में क्या होता है कि इंसुलिन का रिसेप्टर मौजूद होता है सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये रिसेप्टर जैसे ही इंसुलिन के साथ बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, और अपॉन एक्टिवेशन तो दिस रिसेप्टर विल एक्टिवेट अनदर ट्रांसपोर्ट चैनल नोन एज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, GLUT4। ठीक है, GLUT4। तो GLUT4 इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। सो दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर विल बी एक्टिवेटेड व्हेन इंसुलिन रिसेप्टर गेट्स अटैच विद इंसुलिन। और जैसे ही ये ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट होगा तो ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा टारगेट सेल्स के अंदर, और वो सेल्स जब ग्लूकोज को ऑब्टेन कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो इस तरह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में से कम हो जाती है। सो इन दिस वे इंसुलिन इज इन्वॉल्व इन द लोअरिंग ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन फ्रॉम द ब्लड। इसके अलावा एक और सिग्नलिंग पाथवे इस तरह से कि एक्टिंग एज एन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर व्हेन द इनिशियल सिग्नल पासेस स्ट्रेट थ्रू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। जैसे मिसाल के तौर पर एस्ट्रोजन या जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन से इजीली पास कर जाते हैं, क्योंकि वो लिपिड की टाइप्स हैं और जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाते हैं। तो इस वजह से ये स्टीरॉइड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाएंगे, और क्रॉस करने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर वहां पर जब एस्ट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और अपॉन एक्टिवेशन ये फिर डायरेक्टली डीएनए के ऊपर जाकर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, और इसके रिजल्ट में एक एस्ट्रोजन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्ट यानी एक मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा जो कि आगे जाकर फिर अपनी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, यानी कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनवाएगा और उस प्रोटीन से कोई सेल एक्टिविटी कंट्रोल होगी। तो इस तरह से आप देखें ये भी एक सिग्नलिंग पाथवे है। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये जो अभी आपको मैंने
डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग पाथवेज बताएं। इनको हम अगर समराइज करें तो आपको ये इस डायग्राम के अंदर वैरायटी ऑफ सिग्नलिंग पाथवे इकट्ठे नजर आ रहे हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो इनिशियल सिग्नल है, ये इनिशियल सिग्नल सेल सरफेस मेम्ब्रेन में मौजूद एक प्रोटीन रिसेप्टर इस सिग्नल को रिसीव कर रहा है, और ये सिग्नल कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी हो सकता है, कोई लाइट भी हो सकती है, हार्मोन भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। इस तरह से ये कोई वैरायटी ऑफ इनिशियल सिग्नल्स हो सकते हैं। तो वो सिग्नल इनिशियली प्रोटीन रिसेप्टर रिसीव करते हैं ऑन सेल सरफेस मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर इसके रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होता है। तो वो सेकंड मैसेंजर या तो ये इस पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई ऑलरेडी प्री फॉर्म सिग्नल इनसाइड मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल आपको नजर आ रहा है, और इस मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल को एक्सोसाइटोस करवाना है। तो वो जो सेकंड मैसेंजर यहां पे फॉर्म हुआ था वो इसको एक्सोसाइटोस करने में हेल्प करेगा। या फिर वो जो सेकंड मैसेंजर है जो यहां से प्रोड्यूस हुआ था वो अब यहां पर आकर आप देख रहे हैं वो सेल से बाहर ट्रांसमिट हो जाता है। और वो किस वजह से ट्रांसमिट होता है कि सिग्नलिंग केमिकल सीक्रेटेड इफ द टारगेट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट जिसको इफेक्ट करना हो तो फिर ये जो सेकंड मैसेंजर यहां से प्रोड्यूस हुआ था ये दोबारा सेल से बाहर ट्रांसमिट हो जाएगा। या फिर इसकी एक और पॉसिबिलिटी आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेकंड मैसेंजर था, जैसे आपको मैंने यहां पे दिखाया कि ये इस एक्सोसाइटोसिस को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा इसकी एक और पॉसिबिलिटी आपने ये देखी कि ये जो सेकंड मैसेंजर है ये अगर न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर ये न्यूक्लियस में जो इंट्रासेलुलर टारगेट्स हैं यानी न्यूक्लियस और डीएनए, तो वहां पर जाकर ये ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा। या इवन ये जो आप वेजिकल देख रहे हैं जो एक ऑलरेडी वेजिकल बना हुआ है, तो मुमकिन है कि ये वेजिकल भी ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाए, सेकंड मैसेंजर इस वेजिकल को स्टिमुलेट करे टू मूव इनटू द न्यूक्लियस, और वहां पर जाकर ये वेजिकल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को कंट्रोल करें। तो ये भी पॉसिबल है। और सम टाइम आपने जैसे अभी वो एस्ट्रोजन के केस में देखा था कि जो इस तरह के हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होंगे या लिपिड बेस्ड होंगे, वो डायरेक्टली सेल सरफेस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए न्यूक्लियस में आ जाते हैं और इस तरह से फिर वो डायरेक्टली डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये दरअसल ये जो इंट्रासेलुलर टारगेट्स आपको दिखाए जा रहे हैं ये एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर ये टारगेट मौजूद है, और ये टारगेट एक्चुअली डीएनए की फॉर्म में होगा। इसके अलावा आपने एक और टाइप की सिग्नलिंग इस तरह भी देखी होगी कि समटाइम एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। दिस डायरेक्ट सेल टू सेल सिग्नलिंग बाय सेल्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, फॉर एग्जांपल लिम्फोसाइट्स डिटेक्टिंग फॉरेन एंटीजेंस ऑन अनदर सेल्स। आपने देखा होगा कि ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो अपने टारगेट सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आपने इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि वो जो टारगेट सेल है उनका वो कोई बॉडी का इन्फेक्टेड सेल होता है या फिर वो कोई मैक्रोफेज होता है जिसने ऑलरेडी किसी फॉरेन बॉडी को फैगोसाइटोस किया होता है, और फैगोसाइटोस करने के बाद उसने उसकी जो प्रोटीन्स हैं या एंटीजेंस हैं उनको सरफेस के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ होता है, और वो जो डिस्प्लेड प्रोटीन्स हैं विच आर कॉल्ड मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। तो उन मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस के साथ ये जो टी लिम्फोसाइट होंगे ये जाकर इंटरेक्ट करेंगे और इस तरह से फिर वो एक्टिवेट होकर फर्दर इम्यून रिस्पांस क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से सम टाइम ये सेल टू सेल सिग्नलिंग यूं डायरेक्ट भी परफॉर्म होती है। सो ये आपने वैरायटी ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज को इकट्ठा इस डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व किया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने ये जो सेल सिग्नलिंग वाले टॉपिक के अंदर जितने भी इवेंट्स का जिक्र किया है, आपने जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को पढ़ा हुआ है, तो वहां से जो बच्चे आ रहे हैं उन लोगों ने भी अपने मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर इस तरह के इवेंट्स का जिक्र जरूर पढ़ा होगा। और जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को फॉलो कर रहे हैं बच्चे जो फेडरल बोर्ड से पढ़कर आ रहे हैं, उन लोगों ने भी अपनी मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर इसका जिक्र पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट के साथ इस सिग्नलिंग पाथवे को, सेल सिग्नलिंग वाले टॉपिक को एसोसिएट किया हुआ है। एक्चुअली ये टॉपिक सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में इंक्लूडेड है, और ये चैप्टर एक्चुअली ए लेवल की बुक से उठाया गया है। आइए अब देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस यूटिलाइज होते हैं बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कौन कौन से हैं, यानी जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो कैसे परफॉर्म हो रही है। जी, तो उसमें आप ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में
डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस, ये डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं, इनका जिक्र अक्सर पढ़ते हैं और सेल मेम्ब्रेन इन्हीं प्रोसेसेस को यूटिलाइज करते हुए मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। देखिए, डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है उससे आप ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, ये लोअर क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो दूसरे लफ्जों में हम इसको ये कह सकते हैं कि इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चूंकि मॉलिक्यूल डिफ्यूजन में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, इस वजह से ऐसी मूवमेंट में किसी किस्म की एनर्जी खर्च नहीं होती। ये एक पैसिव टाइप की मूवमेंट है, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। डिफ्यूजन ना सिर्फ गैसेस की पॉसिबल है बल्कि सॉलिड्स भी डिफ्यूज करते हैं और लिक्विड्स भी डिफ्यूज करते हैं। आपने सिंपली यहां पर एक बात रिकॉल करनी है, डिफ्यूजन जो मुख्तलिफ चीजों की हमारे बॉडीज के अंदर परफॉर्म हो रही होती है, तो वो डिफ्यूजन कौन कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं तो उस फ्रेश एयर के अंदर मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरह से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाएगी। और जबकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और जबकि आउटर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से आप ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख रहे हैं, ये डिफ्यूजन की एक बेस्ट एग्जांपल है लिविंग बॉडी के अंदर। अच्छा, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है इसमें कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, सच एज स्टीपनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या मतलब है? देखिए, ये जो मूवमेंट हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि हमारे लंग्स के अंदर ये जो एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं, तो इन एल्विलाई के ऊपर यूं कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। तो ये देख रहे हैं एल्वियुलर सरफेस और उसके ऊपर ये कैपिलरी मौजूद है। तो कैपिलरी के अंदर मौजूद है ब्लड, और ब्लड इस वक्त हमारे इनर इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एल्वियुलर सैक के अंदर जो एयर मौजूद है वो आउटर इन्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आप देखिए कि ये जो एयर है इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन में, और उसकी कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? उसकी कंसंट्रेशन तकरीबन कोई 20% या 21% के करीब है। और इसके मुकाबले में अगर आप ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन देखें तो ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन इसके मुकाबले में बहुत कम है। तो ये जो कंसंट्रेशन का आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, इस डिफरेंस को दरअसल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन एट टू साइड इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई होगा, यानी जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ये डिफरेंस स्टीप डिफरेंस कहलाएगा। तो स्टीपनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से यही मतलब है कि एक साइड पर उस चीज की कंसंट्रेशन बहुत कम हो और दूसरी साइड पर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, और उनका वो जो रिलेटिव डिफरेंस है दोनों साइड पर कंसंट्रेशन का, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो इस चीज को स्टीपनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का है। जितनी ये स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगी, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। इसकी मिसाल आप यूं लीजिए कि जब हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं तो उस वक्त ये स्टीपनेस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट या स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चूंकि हाई होता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन क्विकली डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाती है। लेकिन जब थोड़ी सी देर गुजरती है और एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगती है और ब्लड में कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लगती है, तो ऐसी सूरत में चूंकि ये स्टीपनेस कम हो जाएगी, तो जैसे ये स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। इसी वजह से हम थोड़ी देर के बाद फिर उस एयर को बाहर एक्सहेल कर देते हैं और फिर दोबारा से फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं। तो ये स्टीपनेस रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर इफेक्ट करता है। जितना स्टीपनेस हाई होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हाई होगा, और जितना स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो जाएगा उतना ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये भी कम हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो टेम्परेचर है वो भी इफेक्ट करता है। आपको याद होगा, आपने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो जब हम ये नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं तो नेजल एपिथेलियम में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उसके अंडर साइड पर, तो उन ब्लड कैपिलरीज में सर्कुलेटिंग ब्लड वो इनहेल्ड एयर को वार्म कर देता है, और उस इनहेल्ड एयर का जो टेम्परेचर है तकरीबन वो कोई 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। बेशक आप बहुत ही कोल्ड एयर को इनहेल करें, लेकिन जब वो इनहेल की जाएगी और वो नोज से गुजरेगी तो नेजल एपिथेलियम के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें सर्कुलेटिंग ब्लड की वजह से उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आ जाएगा, और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के करीब करीब टेम्परेचर है। तो इस तरह से
अब ये जो वार्म एयर होगी, जब ये हमारी एल्व्यूलर सरफेस पर पहुंचेगी तो यहां से ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है वो बआसानी हो सकेगी, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन भी बड़ी आसानी से हो सकेगी। लेकिन अगर ये बिल्कुल इसी तरह से कोल्ड एयर यहां से मूव करती हुई एल्व्यूलर सैक में पहुंच जाती तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत लो होता। तो टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसके साथ साथ जो सरफेस एरिया अक्रॉस विच डिफ्यूजन इज टू टेक प्लेस वो भी मैटर करता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हाई होगा। जैसे आप इसको इस तरह से देखिए कि हमारे लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स बिल्कुल अंदर से एक सिंगल हॉलो बैलून लाइक नहीं है, बल्कि अंदर छोटे छोटे से इस तरह से एयर सैक्स बने हुए इन द फॉर्म ऑफ एल्व्यूला है, और इन एल्व्यूलाई की वजह से जो इंटरनल सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और इस वजह से जो ओवरऑल रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी इंक्रीज हो गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्टर भी आपने याद रखना है, और वो क्या है? वो है डिस्टेंस across which the diffusion has to take place। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी बहुत मैटर करता है कि कितना डिस्टेंस है जिसके क्रॉस ये डिफ्यूजन होने जा रहा है। अगर तो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो हो जाएगा, और अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो फिर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो आप ये देखिए कि ये जो हमारी यहां पर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, तो इस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का जो डिस्टेंस है वो कितना है कि ब्लड और आउटर एयर के दरमियान जस्ट 2 सेल थिकन डिस्टेंस मौजूद है। यानी ये एक्चुअली जस्ट 0.1 माइक्रोमीटर का ये डिस्टेंस है, और ये जो 0.1 माइक्रोमीटर डिस्टेंस है ये इतना इनफ डिस्टेंस है कि इजीली डिफ्यूजन पॉसिबल है। लेकिन यहां पर अगर कोई मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती तो यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो हो जाता, और जो हमारी बॉडी की नीड थी वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो ये आपने डिस्टेंस भी याद रखना है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो इन फैक्टर्स की वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन में इफेक्ट आता है उसके ऊपर कई एक एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एमडी कैट के अंदर। आपने ध्यान रखना है ऐसे एमसीक्यूज के ऊपर। तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आपको ऐसे एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आप वो सॉल्व करिएगा। उसके बाद देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये भी डिफ्यूजन की एक टाइप है, लेकिन इसमें जैसे आपको नाम से पता चल रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया गया है या उसको इजी किया गया है, किसी तरह से उसको हेल्प आउट किया गया है डिफ्यूजन को। तो वो हेल्पिंग मटेरियल क्या होता है, वो हेल्पिंग कंपोनेंट क्या होते हैं जो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस को, वो दरअसल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहलाती हैं। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स 2 तरह की हैं जो फैसिलिटेट करती हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस को। इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स में एक ग्रुप को कहा जाता है चैनल प्रोटीन्स और दूसरे ग्रुप को कैरियर प्रोटीन्स कहा जाता है। चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन, इन दोनों के मोड ऑफ एक्शन में फर्क क्या होता है? आप देख रहे हैं ये चैनल प्रोटीन आपको दिखाई गई है। चैनल प्रोटीन के सेंटर के अंदर इस तरह से एक टनल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो चैनल प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व हो रही है, इस चैनल प्रोटीन को कहते हैं गेट। ऐसी चैनल प्रोटीन को गेट कहा जाता है। तो ये जो गेटेड चैनल्स होते हैं, ये जैसे ही कोई मटेरियल जिनके लिए ये गेट स्पेसिफिक होंगे, जब उनकी हाई कंसंट्रेशन किसी जगह पर मौजूद होगी तो वो इस गेट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और गेट के साथ इंटरेक्ट करने पर ये गेट उनको अलाउ करेगा टू मूव अदर साइड। तो इस तरह से ये चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये गेट के थ्रू मूव करेंगी। अच्छा, ये गेट जो होते हैं ना, ये भी 2 किस्म के होते हैं। इनमें से कुछ गेट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलेटेड गेट्स होते हैं, रेगुलेटेड, या इनको वोल्टेज रेगुलेटेड गेट कहा जाता है, वोल्टेज रेगुलेटेड। और कुछ गेट्स होते हैं नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट, नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। जैसे आपको याद होगा कि आपने जो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन पढ़ी होगी उसके अंदर आपको सोडियम गेट्स के बारे में बताया गया होगा। तो ये जो सोडियम गेट्स होते हैं ये वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होते हैं, ये सोडियम गेट्स, क्योंकि जैसे ही कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है न्यूरॉन सरफेस को, तो उस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से ये जो सोडियम गेट्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, और सोडियम हाई कंसंट्रेशन से, यानी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, वो मूव करना शुरू कर देता है। तो ये जो सोडियम गेट्स हैं ये वोल्टेज रेगुलेटेड गेट हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने ये जो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में 2 तरह के पोटाशियम गेट्स भी ऑब्जर्व किए होंगे। तो उनमें से एक पोटाशियम गेट्स जो कि सोडियम गेट के शट डाउन होते ही ये
ऑन हो जाते हैं। ये दरअसल वोल्टेज रेगुलेटेड गेट हैं, लेकिन एक और किस्म के पोटेशियम गेट न्यूरॉन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जो हर वक्त पोटेशियम आयंस को हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करवाते रहते हैं। यानी इनकी वजह से पोटेशियम आयंस की मुसलसल लीकेज हो रही होती है। तो ये जो लीकेज कॉज कर रहे हैं पोटेशियम आयंस का, ये दरअसल नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स हैं। तो इस तरह से ये जो गेट्स हैं, ये दो तरह के गेट्स हैं। अच्छा, कैरियर प्रोटीन्स का मोड ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से कि कैरियर प्रोटीन किसी एक साइड से मॉलिक्यूल्स को, जिन मॉलिक्यूल्स के लिए वो कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक होगी, उस मॉलिक्यूल को किसी एक साइड से ये कैरियर प्रोटीन अपने अंदर अडॉप्ट करती है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद फिर ये कैरियर प्रोटीन दूसरी साइड से ओपन हो जाती है और इस तरह से वो मॉलिक्यूल दूसरी साइड पर लिबरेट हो जाएगा। यानी ये प्रोटीन मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करके उसको दूसरी साइड पर लिबरेट कर रही है, यानी उस मॉलिक्यूल को ये प्रोटीन कैरी कर रही है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो इस वजह से आप इसे कैरियर प्रोटीन कह रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रही है। उसके बाद आप देखिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट परफॉर्म होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इससे पहले जो आपको डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मूवमेंट्स बताई थी वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और जब भी मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करता है तो इस मूवमेंट में एनर्जी जरूर खर्च होगी। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि चूंकि मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं और एनर्जी भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो इसमें साथ साथ आप याद रखिए कि इसके अंदर भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन इसमें जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, इन प्रोटीन्स को कहते हैं पंप्स। ये जो आपको प्रोटीन नजर आ रही है, ये प्रोटीन दरअसल पंप है। जैसे आपको अगेन नर्व इंपल्स कंडक्शन की एग्जांपल माइंड में रिकॉल करनी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप वर्क कर रहे होते हैं और वो सोडियम और पोटेशियम को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाते हैं। सोडियम जिसकी कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा होती है, ये अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और पोटेशियम आयंस जिसकी ऑलरेडी कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा होती है, बाहर कम होती है, और ये पोटेशियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये जो सोडियम पोटेशियम की मूवमेंट है बाय मींस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और आप देख रहे हैं कि इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप ने एटीपी को कंज्यूम किया, एटीपी को हाइड्रोलाइज किया, और इस हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में इस पंप ने एक्टिविटी परफॉर्म की है। चूंकि ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, इस वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जो सेलुलर रेस्पिरेशन पर डिपेंडेंट है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आपने याद रखना है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन पर डिपेंडेंट है क्योंकि एटीपीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये चूंकि एटीपी कंज्यूम करते हैं, इस वजह से दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद एक और देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन समटाइम मटेरियल्स को बल्क क्वांटिटी में या तो अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है या फिर अंदर से बाहर की तरफ रिलीज करती है। तो इस तरह से जब कोई मटेरियल बल्क क्वांटिटी में सेल मेम्ब्रेन के जरिए मूव करे तो इस तरह की मूवमेंट को बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, वन ऑफ देम इज नोन एज एंडोसाइटोसिस एंड अदर इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर ये जो एंडोसाइटोसिस है ये कैसे परफॉर्म हो रहा है कि सेल मेम्ब्रेन कोई बाहर से मटेरियल आ रहा है तो उस मटेरियल को जगह दे रही है, अपने अंदर उसको ऑक्यूपाई कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता सेल मेम्ब्रेन उस मटेरियल को यूं एनक्लोज कर लेती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनक्लोजिंग एक वेजिकल फॉर्म होता है। तो इसको एंडोसाइटोस्ड वेजिकल कहा जाता है। ये एंडोसाइटोसिस अगर किसी सॉलिड का हो तो फिर आप इसे कहेंगे फैगोसाइटोसिस, और अगर ये एंडोसाइटोसिस किसी लिक्विड मटेरियल का हो तो फिर आप इसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। तो ये दो तरह का एंडोसाइटोसिस हो सकता है, एंडोसाइटोसिस में बी फैगोसाइटोसिस और इट मे बी पिनोसाइटोसिस। जबकि एक्सोसाइटोसिस अगर आप देखें तो एक्सोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन अंदर से किसी वेजिकल को अपने साथ मर्ज करती है, और उसके बाद फिर जब वो वेजिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है तो उसके अंदर मौजूद मटेरियल वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो जो चीजें सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं वो आमतौर पर लिक्विड स्टेट में ही वो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से एक्सोसाइटोसिस को इस तरह बाइफोर्केट नहीं किया जाता कि ये
पिनोसाइटोसिस है या फैगोसाइटोसिस है। ये पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस वाली टर्म्स एंडोसाइटोसिस के लिए यूज की जाती हैं। एक्सोसाइटोसिस में इस तरह से कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, किसी एमसीक्यू में ये बात पूछी जा सकती है। अच्छा, एक और बात आप याद रखिए कि ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट आपने अभी मुलाहिजा की है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। दोनों एंडोसाइटोसिस भी और एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों ही दरअसल एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं जी। उसके बाद देखते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वाटर की मूवमेंट के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म होता है वो एक खास प्रोसेस है, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक स्पेसिफिक सेलुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जो कि सिर्फ वाटर की मूवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ऑस्मोसिस को आप डिफ्यूजन की फॉर्म में ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये भी एक किस्म का डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन जो एक सिंपल डिफ्यूजन है उससे ऑस्मोसिस को आप इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि दिस इज एक्चुअली द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। और दूसरी अहम बात यह है कि इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन, जिसको हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन जरूर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन के साथ किस जगह पर मैच कर रहा है? डिफ्यूजन के साथ ये मैच इस तरह से कर रहा है कि डिफ्यूजन की तरह ऑस्मोसिस में भी वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो की तरह मूव करते हैं, और डिफ्यूजन की तरह इसमें भी कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफ्यूजन के साथ सिमिलर है। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लाजमी तौर पर सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, तो ये वाला जो फीचर है, और ये खास तौर पर वाटर की मूवमेंट है, जबकि डिफ्यूजन आप सॉलिड, गैसेस और लिक्विड्स तीनों के लिए टर्म यूज कर रहे होते हैं, तो इस तरह से ये डिफ्यूजन से डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, अगर ऑस्मोसिस को आप इस डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व करें तो आप देखिए ये जो ए डायग्राम आपको नजर आ रही है, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि सेंटर के अंदर पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है, और इसकी दोनों साइड पर आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस दिखाए हुए हैं। जैसे आपको एक साइड पर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम नजर आ रही है और वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा नजर आ रही है, और जबकि दूसरी साइड पर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। तो आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी मूवमेंट होती जा रही है, तो आप देखिए कि ये जो दूसरी डायग्राम है, इसमें आपको इसका ये जो ए लिम्ब था वो नीचे ग्रेजुअली जाता हुआ नजर आ रहा है, और जबकि बी लिम्ब राइज करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर रहा है, तो ये दरअसल ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस की दो टाइप्स होती हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। यानी अगर कोई सेल वाटर को अपटेक कर रहा है तो ये एंडोस्मोसिस है, और अगर कोई सेल वाटर लूज कर रहा है तो ये एक्सोस्मोसिस है। यहां पर आप केयरफुल रहिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में जो वाटर की मूवमेंट हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? वो एंडोस्मोसिस होगी या एक्सोस्मोसिस? तो हमने ये रिलेटिवली ये टर्म्स यूज करनी है। अगर हम कहें कि सेल ए टू बी वाटर की मूवमेंट हो रही है, तो बी के अंदर कौन सा ऑस्मोसिस परफॉर्म हुआ? एंडोस्मोसिस। और ए में कौन सा ऑस्मोसिस परफॉर्म हुआ है? एक्सोस्मोसिस। इस तरह से। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स के अंदर जो वाटर की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन वेसल सेल टू अनदर वेसल सेल, ये कौन सा ऑस्मोसिस है? एंडोस्मोसिस है या एक्सोस्मोसिस? तो याद रखिए कि ये कोई भी ऑस्मोसिस नहीं है, क्योंकि ये जो वेसल्स होते हैं ये इस तरह से एंड टू एंड आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनके दरमियान जो क्रॉस पार्टीशन है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड होती है, और इसी वजह से ये वाटर बिल्कुल फ्रीक्वेंटली यहां पे मूव कर रहा होता है। तो ये जस्ट एक किस्म का बल्क फ्लो है, ये कोई ऑस्मोसिस नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपसे यूं सवाल पूछा जाए कि भाई एक कंटेनर है जिसमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, और उस कंटेनर में कोई एक टैब लगा हुआ है, तो आपने जैसे ही उस टैब को ओपन किया, तो उस टैब को ओपन करने से धड़ाधड़ पानी वहां से गिरना शुरू हो गया है। तो क्या ये इस टैप में से जो पानी नीचे गिर रहा है, क्या ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है? क्योंकि देखिए इस कंटेनर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी पानी की, और जबकि बाहर कम थी, तो हाई कंसंट्रेशन से वाटर लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो क्या ये ऑस्मोसिस का अमल परफॉर्म हो रहा है? तो याद रखिए कि ये ऑस्मोसिस नहीं है, क्योंकि यहां कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुई। तो इस तरह से आपने केयरफुल रहना है कि ये ऑस्मोसिस किस जगह पर अप्लाई होगा और किस जगह पर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब एनिमल सेल के अंदर अगर हम ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करें, तो आप देखिए कि अगर एनिमल सेल किसी ऐसे मीडियम के अंदर मौजूद हो जहां पर बहुत ज्यादा वाटर की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है मीडियम के अंदर, तो ऑब्वियसली एंडोस्मोसिस होगा, और इस एंडोस्मोसिस के रिजल्ट में तो ये सेल वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से अल्टीमेटली बस्ट कर जाएगा।
तो आपने देखा कि यहां पर जो एंडोस्मोसिस का अल्टीमेट इफेक्ट है वो क्या हुआ। आप देख रहे हैं ये जो दरमियान में आपको बी डायग्राम दिखाई हुई है, ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मल सेलाइन आप उसको कह सकते हैं, जिसकी जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेल के वाटर कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर है। तो यहां पर ये बिल्कुल नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी ऐसे मीडियम के अंदर प्लेस किया जाए जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसी सूरत में आरबीसी का अपना वाटर लूज होना शुरू हो जाएगा, यानी एक्सोस्मोसिस होगा, और इसके रिजल्ट में इस तरह से ये श्रिंक करना शुरू कर देता है। तो ये जो श्रिंकेज हो रही है किसी एनिमल सेल में, इस श्रिंकेज को कहते हैं क्रीनेशन। तो ये क्रीनेशन हो रही है। उसके बाद प्लांट सेल के अंदर अगर आप ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल में अगर प्लांट सेल किसी ऐसे मीडियम के अंदर मौजूद हो जहां पर बहुत ज्यादा वाटर मौजूद है, तो वो प्लांट सेल वाटर गेन करता है, और वाटर गेन करने की वजह से वो टर्जिड होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे मीडियम के अंदर मौजूद है जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसी सूरत में उसका अपना वाटर लूज होना शुरू हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगा। और प्लांट सेल में एक्सोस्मोसिस का इफेक्ट क्या आता है कि उसकी सेल वॉल तो अंदर की तरफ पिंच नहीं होती क्योंकि सेल वॉल हार्ड है, लेकिन जो अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक होकर एक कोने में जमा होना शुरू हो जाएगा। सो दिस श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद इन द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो ये आपको ओनियन एपिडर्मिस में जो ओरिजिनल सेल्स हैं उनकी आपको ये एक माइक्रोग्राफ दिखाई जा रही है, जिसमें आपको ये स्टेन्ड सेल्स नजर आ रहे हैं और प्रोटोप्लाज्म आपको श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को दोबारा से एक ऐसे मीडियम में प्लेस करें विच कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो ऐसी सूरत में इसका वो जो लॉस्ट वाटर था रीगेन होना शुरू होगा, और दोबारा से ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक्सपैंड करना शुरू करेगा। तो ये जो रिवर्स है प्लाज्मोलाइसिस का, इसे कहते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। इसी तरह से आप देखिए कि जब ये डी प्लाज्मोलाइसिस कंप्लीट हो जाता है, दोबारा से सेल टर्जिड स्टेट में आ जाता है, तो अब इस सेल को जब आप दोबारा से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं इन विच वाटर कंसंट्रेशन इज लेसर देन सेल सैप, तो आप देखिएगा कि अगेन वाटर लूज होना शुरू होगा। लेकिन पहले इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लूज होगा, और उसके बाद ग्रेजुअली जो इसके अंदर इसेंशियल वाटर है वो लूज होने लगेगा। लेकिन वो पॉइंट जब ये इसका जो इसेंशियल वाटर है वो लूज होने लगे और इसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करने लगे, यानी इसमें प्लाज्मोलाइसिस होने लगे, तो इस पॉइंट को कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो आपने ये तीनों टर्म्स याद रखनी है, एक है प्लाज्मोलाइसिस, एक डी प्लाज्मोलाइसिस और एक इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो ये जब प्लांट सेल में ऑस्मोसिस के प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, उस वक्त आपको ये तीनों फेनोमेना नजर आएंगे। तो आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें कवर की हैं वो मुख्तलिफ चैप्टर्स की चीज़ें थी, जिनको हमने यहाँ पर इकट्ठा इस सेल बायोलॉजी वाले यूनिट के अंदर कवर किया, क्योंकि नम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यूनिट आपके सिलेबस के अंदर गिवन है सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, और सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट में इन सारे टॉपिक्स का जिक्र किया हुआ है। तो ये वैसे FSC वाले कोर्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स में ये चीज़ें गिवन होती हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने इकट्ठी करके इस हेडिंग के अंदर डिस्कस की हैं। एक्चुअली ये जो सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट है ये A लेवल्स का चैप्टर है, जिसको एज इट इज यहां पर नम्स में इंक्लूड किया हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपने इन टॉपिक्स को सिर्फ नम्स के लिए ही प्रिपेयर करना है, आपको इन टॉपिक्स का जो नॉलेज है वो UHS में भी हेल्प करेगा, लिहाजा दोनों के लिए आपने इनको प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर के हवाले से आपको अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होता है, तो आप वो जरूर पूछिए। इसके अलावा इस लेक्चर के MCQs पर मुश्तमिल एक प्रैक्टिस असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वो आप असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, और जैसे ही सॉल्व करके उसको आप सबमिट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और अगर उन MCQs में किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप वो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो अगले टॉपिक्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.